हेलो एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में शासन प्रणाली से जितने भी संबंधित यूपी पीसीएस में पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन सबको हम वन बाय वन कवर करेंगे। आई होप आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तब भी इस पीवाईक्यू के जरिए काफ़ी हद तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आप सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इट मीन्स कि राज्य में क्या क्या शामिल होता है। राज्य में क्या क्या शामिल होता है। देखो, राज्य आप स्टेट को इस संदर्भ मत लीजिए, जैसे यूपी बिहार इनसे मत लीजिए। राज्य का मतलब है पॉलिटिकल साइंस में मतलब होता है राज्य का किसी देश के पास संप्रभुता कितनी है, उसके पास सरकार क्या है, लोग क्या हैं, देन उसका एरिया क्या है। इससे मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में। तो उसी संदर्भ में ये पूछा गया है, यानी कि राज्य के 4 पार्ट होते हैं। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं। पहला कि यानी भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। हाँ, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। कब बना था राष्ट्रमंडल का सदस्य? मई 1949 में। कब? मई 1949 में। और किसने यानी तब सदस्य किसने ली होगी? तो संविधान सभा ने। तभी जवाहरलाल नेहरू ने क्लियर कर दिया कि हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले ली है। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रिटेन के अधीन आ गए, नहीं, हमने अपनी मर्जी के अनुसार ली है, इसीलिए हम संप्रभु हैं। देखो अगले ऑप्शन में आप क्लियर भी कर ले जाओगे इसको। इसमें बोला है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो गई थी। संप्रभुता गलत है ना, संप्रभुता कम नहीं हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल एक। क्या राइट आंसर होगा? केवल एक। अगले पर आओ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन दिया गया, दूसरा रीजन दिया गया आपको। पहला है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। हाँ, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हाँ, कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। देखो 2 प्रणाली होती हैं, एक संसदीय, दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दोनों में एक अंतर होना पता होना चाहिए। एक बार हम अंतर देख लें। आओ चलो अंतर देखते हैं। संसदीय शासन और राष्ट्रपति ये दोनों दे रखी हैं। आओ चलो, यानी कि जो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें होती है ना, वो कार्यपालिका और विधायिका इनके मध्य कैसा संबंध है, इसके आधार पर हम डिवाइड कर देते हैं। एक को डिवाइड हम संसदीय शासन प्रणाली के रूप में, तो दूसरे को हम यानी कि राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के रूप में। ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्यपालिका होती है, वो अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसीलिए कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। और राष्ट्रपति शासन प्रणाली में अपनी कार्य यानी जो कार्यपालिका होती है अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। किसके? विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसीलिए इन दोनों का अंतर है बस। और ज्यादा डिटेल देखनी हो तो वीडियो पॉज करके आप एक बार देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में निम्न यानी भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की है, या भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? कैसी है? संसदात्मक शासन प्रणाली। कैसी है? संसदात्मक। भारत लोकतंत्र है, यस, लेकिन अध्यक्षात्मक नहीं है ना, ये प्रणाली नहीं है ना। हाँ, लोकतंत्र है लेकिन प्रणाली नहीं है। अर्ध लोकतंत्र है, नहीं, पूर्ण लोकतंत्र है। तो भारत में कैसी है? संसदीय। अभी देखा संसदीय क्या होती है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगले प्रश्न पर आओ। ये देखो, संसदात्मक शासन प्रणाली है, उसमें क्या होता है, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला देखो, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? सर्वप्रथम कहां पर आरंभ की गई होगी बताओ? सिंपल है, यूके में। अगला देखो, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसे प्रश्न पर सबसे पहले देखो कि पूछ क्या रहा है आपसे एग्जामिनर, सही नहीं है या सही है। अक्सर गलती करते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो, भारत यानी भारतीय प्रकृति है, वो अपने आप में क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। संसदीय पद्धति है, यस। संघीय नीति है, यस। लेकिन राष्ट्रपति पद्धति भारतीय शासन प्रणाली में नहीं है ना, तो वही पूछा आपसे कि नहीं है। अगला देखो,
राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, तो कौन सी यानी ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो कौन सी है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली या राष्ट्रपति पद्धति में सबसे ज्यादा शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। चाहे कान ऐसे पकड़ लो या फिर ऐसे पकड़ लो, सीधे बात तो बराबर है ना। अगला देखो, भारतीय राजनीति के यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके मूलभूत लक्षण क्या हैं, ये बताना है आपको। ठीक, चलो आओ इसमें आओ। सबसे पहले पहला है कि यह लोकतांत्रिक गणतंत्र, हमने प्रस्तावना में कितनी बार पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत। पहली है यस, इसमें संसदात्मक रूप सरकार का है, यस है संसदात्मक रूप सरकार का। देन अगला देखो कि सर्वोच्च सत्ता वो भारत की जनता में निहित होती है। ये तो प्रस्तावना में की पहली लाइन बोलती है कि हम भारत के लोग, तो किस में निहित होती है? जनता में। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, थोड़ा इलॉजिकल सा लग रहा है ना, एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, गलत है ना। बल्कि ये संविधान केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियां भी क्या भी बंटवारा करता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा? फोर्थ गलत हुआ, तो अपना फोर्थ इसमें नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या है? बी। ठीक, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। पहला बोलता है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यस है। भारत एक संप्रभुत्व यानी कि प्रभुत्व संपन्न है राज्य, यस है। लोकतांत्रिक समाज है भारत की, यस है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, यस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। यानी बेसिक फीचर है, अगर प्रस्तावना आपने रट ली तो पता कर ले जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? यहाँ पे पूछा क्या है? नहीं है। देखो, संविधान संगत एक सरकार यानी कि संविधान के अधीन तहत एक सरकार है, यस। लोकतंत्रात्मक सरकार, यस। विधि का शासन है, यस है विधि का शासन। सत्तावादी सरकार नहीं है ना, तो फिर ये ऑप्शन क्यों दिया एग्जामिनर ने? बस गलत करने के लिए दिया, वही पूछा ना, सही नहीं है। अगला देखो, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सबसे ज्यादा सर्वोच्च कौन है? संविधान है ना सबसे ज्यादा, यानी कि संसद का जन्म हुआ है तो कहां से हुआ है? संसद से, संविधान से, बस इतना पता होना चाहिए। अगला देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है प्राधिकार? तो भारत के संविधान से। कहां से? भारत के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, निम्नलिखित में से या निम्न पर विचार कीजिए, कौन सा कूट, दो कूट दिए गए आपको, उनको बताना है। पहला, ए बोल रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हाँ भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना एक संविधान है, भारत का अपना एक संविधान है। दोनों बातें सही है, लेकिन रीजन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, बस, है ना। तो वही बताना है इसमें। इसका राइट आंसर क्या है? बी। दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है, तो कौन सा दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य, जो मार्क्सवादी सिद्धांत दिया था ना, जिसमें यानी कि एक तरफ तो पूंजीवाद, एक तरफ श्रमिक वर्ग, इन दोनों के बीच डिलेमा है, यानी एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो वही साम्यवादी व्यवस्था है। कल्याणकारी राज्य, ऑब्वियसली, यानी कि जो इंडिया है उसमें लोगों की भलाई जैसे स्कीम आती है तो वो कल्याणकारी ही आती है ना। समाजवादी राज्य, जिसमें यानी कि ऐसी कोई, जैसे आज के तौर पे कोई इंडस्ट्री है, उसमें राज्य की भागीदारी भी है और प्लस उसमें लोगों की भागीदारी है, नहीं समाज कल्याण, कहीं ना कहीं राज्य और समाज दोनों का भागीदारी है। सिंपल भाषा में समाजवाद का मतलब है आउटकम्स। इट मीन्स कि उसका अंतिम परिणाम अगर लोगों की भलाई कर रहा है तो वो समाजवाद है, बस ऐसे समझो आप, सिंपल। समाजवाद मीन्स हमें लोग, कमजोर वर्गों का उत्थान करना है, बस, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की भागीदारी हो। इंडिया के पर्सपेक्टिव में वैसे समाजवाद की डेफिनेशन अलग अलग है। एक सेम जोड़ करके थिंकर्स आते हैं, वो बोलते हैं समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसे चाहे तो पूंजीवाद और चाहे तो मार्क्सवादी
चाहे तो नारीवादी, यानी कि हर कोई पहनना चाहता है समाजवाद। हम समाजवाद ऐसे करके सब चलते हैं। हमें पॉलिटिकल साइंस में नहीं जाना है, सिंपल पढ़ना है, ठीक। आगे बढ़ो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं ना, अध्यक्षात्मक नहीं है ना भारतीय संविधान। अगला देखो, भारत एक नाम मात्र राजतंत्र है, गलत। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यस। ठीक, क्लियर है ना ये तो। अगला देखो, निम्न निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है। देखो, संसदीय सरकार है भारत में, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, इतनी है ना। एक बार अगर ये भी फीचर्स देखना चाहो तो ये भी देख लो कि भारतीय शासन प्रणाली में फीचर्स क्या क्या हैं। आ जाओ एक बार, जैसे संघात्मक फीचर ये दे रखे हैं, अब इसमें भी जैसे कि द्वैध शासन है, संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित विस्तृत संविधान है, कठोर संविधान है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। तो ये सभी किन से देख सकते हैं आप, संघीय सरकार से देख सकते हैं, ठीक। ये देख लो, आपको फीचर से दिखाई दे रही है ना पूरी, हाँ, ठीक। अब एकात्मक सरकार की क्या विशेषता होगी, तो वो एकात्मक सरकार की जो विशेषता होंगी वो यहाँ पर है, क्लियर। ये एकात्मक सरकार की विशेषता है। आ जाओ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत क्या होता है, तो उसमें कठोर संविधान होता है, एकल कार्यपालिका होती है, व्यवस्थापिका यानी जो विधायिका है वो सर्वोच्चता होती है, नहीं। अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना, ये नहीं है। एक बार आइए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को देख लेते हैं, ठीक। आओ चलो, थोड़ा सा यानी कि कॉम्प्लेक्स तो हो रहे होंगे ना आप, थोड़ा देखो, एक तरफ आधार दे रखे हैं, दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, देखते चलना है साथ साथ में। कार्यपालिका के आधार पर एकल कार्यपालिका होती है, वास्तविक राष्ट्रपति होता है, यही थे ना एकल कार्यपालिका। व्यवस्थापिका से संबंध कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों पृथक पृथक होती हैं। उत्तरदायित्व राष्ट्रपति व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इनका कार्यकाल निश्चित होता है, हटाने का आधार महाभियोग है। दोनों को आप संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली कंपैरिजन के आधार पर पढ़ना है आपको, ठीक। आइए अगेन नेक्स्ट प्रश्न पर आइए, यही तो ना, कौन सी विशेषता है, तो एकल कार्यपालिका, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसके बारे में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। देखो, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, यस, यानी कि पहला कथन सही है। दूसरा देखो, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, यस, स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, यस, नहीं कर सकता है। अभी फीचर्स देखी थी, दोबारा एक बार वीडियो पॉज करना तब देखना तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, राइट, ठीक। अगला देखो, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्या अर्थ है इसका, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, सी आंसर है इसका, राइट। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, नहीं ना। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं ना, गलत। बस आगे देखो, हमें यानी कि गणतंत्र का बस अर्थ बताना है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। राय का बवाल नहीं बनाना है पूरा, बस पहाड़ नहीं बनाना है। अगला देखो, भारत एक गणतंत्र है जिसके अंतर्गत निहित है, तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यही बात है बस गणतंत्र में, ठीक। अगला देखो, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कैसा है। भारतीय संविधान कैसा है, एकदम कठोर है, नहीं ना। लचीला है, बिल्कुल नहीं ना, ना ही कठोर ना ही लचीला, हाँ थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन आंशिक कठोर और आंशिक लचीली ये ज्यादा पास में लग रहा है हमारा, तो आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली
में अंतर का बिंदु निम्न में से कौन है, कौन सा अंतर करता है दोनों के बीच? तो वो अंतर करता है न्यायिक समीक्षा का, क्योंकि ब्रिटेन की संसद अपने आप में संप्रभु है। उसके संदर्भ में कहा जाता है कि वो बस व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकती है, बाकी सब कुछ कर सकती है। वहीं भारतीय संविधान के तहत जो संसद निर्मित है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है, उसके निर्णय की, कानून की, किसी की भी सर्वोच्च न्यायालय वो समीक्षा कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संसद अपने आप में सर्वोपरि है। ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद संप्रभु है? आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ो। अगला देखो, 2 कोड दिए हैं, उन्हें बताना है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, यस। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। बात दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। अगला देखो, देखो भारतीय संघीय प्रणाली एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, ये अभी हमने देखा था ना। इसमें आओ, ये देखो, यानी कि एक तरफ आपको क्या दे रखा है? संघीय और एकात्मक शासन प्रणाली। इसमें सब कुछ मेंशन है। वीडियो पॉज करो, पीडीएफ टेलीग्राम से देख लेना, वहां से बस पढ़ते रहना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में संघ बाधित व्यवहारिक नहीं है। संघ बाधित व्यवहारिक नहीं है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है। भारत एक संघीय राज्य है ना, तो पहला कथन सही है। थोड़ा सा इंग्लिश में ये है कि भारत एक संघवाद राज्य, यानी कि संघवादिता, संघ विवादिता नहीं है। इंग्लिश में देखोगे इसका वर्जन तो सही आता है, ठीक है। थोड़ा हिंदी है, टिपिकली होता है, मुझे भी पता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण नहीं है, कौन सी है? एकल नागरिकता, ये नहीं है, क्योंकि ये तो एकात्मक सरकार की विशेषता है ना भारत की। और बाकी केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब किसके पार्ट हैं? संघीय सरकार के पार्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में संघीय व्यवस्था के से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, संविधान शासन की मूलभूत संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है। पहला ऑप्शन संविधान करता है ना, पहला तो सही है ना। अगला देखो, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त, यानी कि सशक्त मिश्रण है, ये भी बात सही है। अगला देखो, क्वेश्चन की यानी कि संघीय विशेषताओं के बारे में पूछा है, वो बताना है हमें बस। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है, नहीं ना। राज्य किसी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते ना, तो तीसरा गलत। चौथा देखो, विधायिका वित्तीय न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित हैं। देखो न्यायिक शक्तियां नहीं ना, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, 1 और 2। ऑप्शन देख लो एक बार, ठीक। आगे बढ़ो, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, यस रक्त हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उनके तहत लोग अपना जैसे कि प्रतिनिधि चुन सकते हैं, या वो अपना जो राजनीतिक दल है वो अपनी लोगों की समस्याएं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली राजनीतिक दल क्या है? एक लोकतंत्र के जीवन रखते हैं, जीवन रक्षक हैं, गतिशील लोकतंत्र को बनाए रखते हैं। दूसरा है, लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। दोनों बातें सही हैं, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। मूर्त रूप से पाए जाते हैं निरंतरता के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली, संत शैली तत्व समाहित हैं। हाँ समाहित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और आर की व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला देखो, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? इसमें अनेक संविधान हैं, हाँ समाहित हैं।
विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, यस। एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यस। संघ राज्यों के यानी संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, यस। यानी कि इसके चारों ऑप्शन सही हैं। एग्जामिनर ने पता नहीं कैसे सोचा है, उसने सोचा होगा कि नहीं है तो उसमें एक प्रोविजन डाल दें, लेकिन उसने चारों ही डाल दिए। अगला देखो, दो कथन दिए गए हैं, उनको बताना है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में कैसी है? स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक। स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये कैसे पहचानोगे? देखो, पहले संघवाद में, फिर दूसरा न्यायपालिका, दोनों ईच अदर नहीं कर रहे ना एक दूसरे को, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। क्लियर हुए? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक। अभी देखा पीछे, अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। ना तो संघात्मक ना तो एक, तभी तो अर्ध संघीय है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या है? ये दोनों एक एक्सप्लेन कर रहे हैं एक दूसरे की। देखो, ये 2025 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। सेम रिपीटेशन आते हैं 24 में शायद। देखो, ये 24 में तो दिया ही होगा, 24 का तो है ही। रिपीटेशन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को रट लेना चाहिए आपको। अब देखो, इसमें न्यूमोनिक्स वगैरह सब कुछ बता दूंगा मैं। तो चलिए, देखो, पहला है सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव। एक बार इनको इंग्लिश में साथ साथ में देखते रहना। यानी कि सहकारी को कोऑपरेटिव बोल रहे हो आप। सौदेबाजी, बार्गेनिंग, फेडरलिज्म की बात कर रहा है। अर्ध संघात्मक यानी कि अर्ध, क्वासी फेडरल, केंद्रीकृत प्रवृत्ति, यानी कि सेंट्रलाइज टेंडेंसी की बात कर रहा है। देखो, सहकारी, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव कहीं ना कहीं ग्रेनुअल ऑस्टिन पे जाओगे आप। कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं, ग्रेनुअल ऑस्टिन याद रखना है। यानी कहीं पहले सिंपल कि कोऑपरेटिव की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे जाओगे? ग्रेनुअल ऑस्टिन्स। लेकिन कहीं जैसे आप आ जाओ अर्ध संघ पे, आ जाओ क्वासी फेडरल पे। अर्ध संघ यानी कि आधे, कहीं ना कहीं नाम देखो, आ जाओ केसी वेयर, केसी वेयर, वेयर वेयर आधा शब्द आ रहा है, तो अर्ध संघात्मक कहाँ पे डाल दो? आधे संघ पे, वेयर पे। यानी कि सी का कितना हो जाएगा? वन। सी का कौन सा हो जाएगा? वन हो जाएगा। अब इसको बोलते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म, बी को। तो बार्गेनिंग, बार्ग से बेबी जॉनसन का नाम सुना होगा ना, बेबी जॉनसन। बार्गेनिंग से बेबी जॉनसन, तो बेबी जॉन्स कौन सा संबंधित है? तीन। तो बार यानी सौदेबाजी से मॉरिस जोन्स। केंद्रीकृत प्रवृत्ति यानी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी की बात करें, आइवर जेनिंग्स। तो जो एक्सट्रीम ज्यादा कौन है? आइवर जेनिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। आंसर क्या हुआ? सी। आंसर क्या हुआ? सी हुआ, है ना। तो ऐसे इनको आप न्यूमोनिक्स के साथ याद कर लो। क्लियर हुए होंगे ना? नहीं हुए होंगे तब भी ऐसे, यानी कि कुछ एक दो टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं अक्सर। तो ऐसे ही ये वाला टॉपिक है, इसको आपको नोट डाउन से स्टिकी नोट्स के साथ अपने डेस्क पर लगा लेना है। डेस्क पर लगा लेना है जिससे कि याद हो जाए, ठीक। एक बार इसमें भी देख लो आप, सेम है, नोट डाउन कर लेना, याद हो जाए बढ़िया है, नहीं तो कोई नहीं, ठीक। याद करना ही करना है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें छोड़ना नहीं होता, बस आगे बढ़ो। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? अभी पढ़ा था ना। अर्ध की बात करें तो वेयर पे पहुंच जाओ बस। अर्ध की बात करें तो कौन? वेयर। आधा कौन सा शब्द है? वेयर, बस। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन प्रणाली के अर्ध संघात्मक क्वासी फेडरल कहा था? तो केसी वेयर। कितनी बार रिपीट हो? एक बार बस याद कर लो। आधा 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 कौन सा? वेयर आधा, याद होगा। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन पर या निम्नलिखित कथन में से किसका है? या क्वेश्चन सही से पढ़ो पहले, आगे देखो। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो किसने बोला था? केसी वेयर ने बोला था, याद करना है बस। लक्ष्मीकांत में जब संघीय शासन प्रणाली पढ़ोगे ना तो उसमें भी आलोचना के संदर्भ में दे रखे हैं। अगला देखो, निम्नलिखित या निम्नांकित में से किस एक कथन या एक कथन है, किसका एक कथन है संविधान को संघात्मक
संगात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, किसने बोला था? एक ऑप्शन है डी डी बसु, के एम मुंशी, अगला देखो बी आर अम्बेडकर और के अय्यर। तो बी आर अम्बेडकर ने बोला था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संगात्मक तंग ढांचे में नहीं डाला गया है तथा यह परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुरूप एकात्मक संगात्मक दोनों कार्य कर सकता है, यानी कि जैसे जैसे सिचुएशंस आएगी उसी के अनुसार ढल जाएगा। अगला प्रश्न, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? आपसे क्या पूछा है? सही नहीं है। होल्ड यानी कि पहले तो ये ही चेक कर लो बस कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, इससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं। सी देखो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा में निहित होती है, तो एक्सटी में अलग कर दें इसको, बाकी और ऑप्शन देखते हैं। पहले आ जाओ, पहले ये बोलता है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, गणतंत्र, ये तो होता ही है ना, गणतंत्र क्या चाहता है? सर्वोच्च जनता हो। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, यस हो। सी ऐसा एक्सट्रीम है। डी देखो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित, यही तो लोकतंत्र है, गणतंत्र यही तो है। बस ऑप्शन यानी कि सी है जो एलिमिनेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब देखो 35, कौन सा? 35 पहला, यानी कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है? तो कौन सी विशेषता समान है ये बताना है आपको, ठीक। पहला ऑप्शन क्या बोलता है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, दोनों में समान है, नहीं समान है, अलग रखना है बस। एक ही समान है, यानी कि एक ही समान है, वो है कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति, बाकी अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। जैसे इंडिया में तो नहीं है ना, ये इंडिया में कहाँ पर है अवशिष्ट शक्तियां? संघ के पास है। यूएसए में कहाँ पर है? राज्यों के पास है। ऐसे डिफरेंस है दोनों में। और इसमें पूछा क्या है? समान, बस इक्वल हो तो ही बस आंसर होगा वो अपना। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य इंडिया में तो होते हैं लेकिन यूएसए में नहीं होते हैं, बस। और केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां इंडिया में केंद्र के पास है लेकिन यूएसए में कनाडा के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 केवल। अगला देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है ही नहीं 36, लो मिल गया 36। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर किसकी थी? तो यानी कि पहली बार कब किसकी थी? केंद्र से, यानी कि जब पहले कोई एकात्मक, यानी कि जैसे अपना भारत आजाद हुआ था 1947 में, देन 1950 में लागू हुआ था, तो उस समय कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो संपूर्ण इंडिया पर कंट्रोल करती थी, मतलब कि उसकी विपक्ष में तो कोई नहीं था ना, तो इसीलिए वहां से तो संघात्मक शासन प्रणाली की टेंडेंसी नहीं दिख रही है ना। जब तक अनेक पार्टिसिपेट करें तभी तो संघवाद का अर्थ है। तो इसलिए विपक्ष आई, तो विपक्ष कब से कब आती है? एक और ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन, एक यानी कि 1980 के दशक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1960 से ही यानी क्या विपक्ष का प्रादुर्भाव उत्पन्न दिखाई देती है, विपक्ष 1960 के दशक से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को भी पढ़ सकते हो, जैसे कि 1950 में कोई विपक्ष नहीं थी ना, 1957 में केरल में आ जाती है, देन 1967 के बाद विपक्ष बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहीं से फिर क्या आ जाता है? संघवाद की दौड़ आती है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है राष्ट्रीय प्रतीक, इन्हें हम किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही काफी है, हमने जितने भी पीवाईक्यू थे उन सबको कवर कर लिया। आई होप आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, कुछ सीखने को भी मिला होगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो आपका करना कंपलसरी है, क्योंकि यूट्यूब हमें तभी पुश करेगा जब आप लाइक करोगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।